नमस्कार, मैं नीरज द्विवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज डिजिटल एमपीसीजी। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4,21,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इसमें किसी भी तरह का कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है और यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और टीवी 27 न्यूज के एमपीसीजी हेड गणेश साकल्य जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बजट पेश हो चुका है और इस बजट पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? पहली प्रतिक्रिया हमारी ये है नीरज जी कि इसमें मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं जी उनको यहाँ पे मतलब उसका पूरा ध्यान रखा है और उसी के मुताबिक इस बजट को पेश किया है। जैसे हम देखें कि गरीब है, किसान है, युवा वर्ग है और महिलाएं हैं और महिलाओं में भी खास तौर से लाडली लक्ष्मी योजना हो या लाडली बहना योजना जी, इन सब के लिए पर्याप्त इन्होंने प्रावधान रखे हैं और मतलब जो भी इनका जो फोकस एरिया है वो केंद्र सरकार से प्रेरित ही है बजट, मेरा ऐसा जी। लेकिन लाडली बहना इसमें उम्मीद लगाए बैठी थी सर कि उनकी राशि जो 1250 है सरकार 3000 तक कर सकती है, लेकिन जो ये बजट पेश हुआ उसमें तो ये लग नहीं रहा है कि 3000 होने वाली है आगे बढ़कर। ये देखिए, अब इस बजट से आप ये कोई अंदाज लगा नहीं सकते इस तरह से जी 3000 होगी 2000 होगी क्या होगी। और अब तो देखिए एक बात और चल पड़ी है कि जो फ्री की योजनाएं हैं उसको बंद करने की बात चल रही है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसी योजनाएं चलती रहे, यही बड़ी बात है। और पिछले दिनों आपने सुना भी होगा मंत्री जी ने मोहन यादव की घोषणा करी है जी कि कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये भी बड़ी बात है कि जब उन्होंने ये कहा है कि योजना बंद नहीं की जाएगी। और जहाँ तक बजट का जो प्रावधान है, बजट तो ऐसे देखिए ये बजट आ गया, अगर उनको कुछ देना होगा सप्लीमेंट्री बजट आ जाएंगे जी। बजटरी प्रोविजन तो होता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर इससे ये अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है कि इनको जो है 1500, 2000, 3000 करने की जो योजना है उसका कोई इसमें संकेत नहीं, इस तरह के संकेत इसमें नहीं मिल सकते। ये बजट जो भी आया है ये आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से कितना सही है, किस दिशा की ओर ले जाता हुआ दिख रहा है ये मध्य प्रदेश को? आपको बताया ना कि जो केंद्र सरकार ने जिन चीजों पे फोकस किया है केंद्र सरकार जी, जैसे मैंने कहा युवा हो गए, किसान हो गए, गरीब हो गए, महिला हो गई, इन पे फोकस किया। और इसके साथ साथ आपने एक और चीज बड़ी देखी होगी जी, इस बार के बजट में एक नई बात और है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए इन्होंने काफी कुछ बजट में प्रोविजन रखा है जी, जो अमूमन जो है रिलेटेड रहता था, इतना बड़ा अमाउंट उसमें नहीं होता था। दूसरी बड़ी बात है देखिए कि जो कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश के जी, कर्मचारियों के डीए की रिवाइज करने की भी बात चल रही है। तो आप ये मान के चलिए कि इसमें कर्मचारी हैं, किसान हैं, युवा हैं, महिला हैं, जैसे आपने अभी एक और देखा होगा, उसमें बड़ी अच्छी बात कही है कि हर जिले में स्टेडियम बनाएंगे और वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल बनाएंगे। तो ये अच्छी चीज है, ये सामाजिक दृष्टि से भी अच्छी है। और जहाँ तक आर्थिक विकास की आप बात कर रहे हैं कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी बड़ा बजट रखा है जी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बजट में प्रोविजन किया गया है। तो इससे क्या होगा कि जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा जी, तो नेचुरली जो अर्थव्यवस्था हमारी है वो मजबूत होगी। और जैसा उन्होंने कहा भी है कि आने वाले समय में 2047 तक या कितना समय 47 तक जी 2 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। लेकिन दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम ठीक है सर, बजट भी पेश हो गया और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के पास फंड है नहीं, कर्ज लेकर सरकार, अभी विपक्ष तो ये भी आरोप लगा रहा है कि ब्याज के पैसे चुकाने के लिए सरकार कर्ज ले रही है। तो कैसे इसको आप देखते हैं सर? देखिए, ये जो आरोप प्रत्यारोप की जहाँ तक बात है जी, तो मुझे अच्छे से स्मरण है कि जब दिग्विजय सिंह सरकार थी, मतलब मेरे ख्याल से फर्स्ट टेन्योर की बात करें जी कार्यकाल के जी, तो मध्य प्रदेश पे उस समय 25,000 करोड़ का कर्जा था जी, वो बढ़ते बढ़ते काफी बढ़ गया हुआ। और इसका क्या है, एक रेशियो होता है जी कि अगर बजट आपका ये है इतना आपका इतना लॉसेस है, इतना आपका कर्ज है, तो कोई भी अगर सरकार है तो एक लिमिट तक ही कर्ज ले सकती है, ठीक है ना। अब जैसे बजट बढ़ गया तो बजट के अनुपात में सरकार कितना कर्ज ले सकती है, ये इसका
क्लियर कट इसका इंडिकेशन है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी मॉनिटरिंग करता है और ऑडिटर जनरल जो है वो इस पर नजर रखते हैं। ये कहना कि कर्ज पटाने को कर्ज ले रही है, मेरे ख्याल से ये उचित बात नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा है तो रोकने के लिए सीएजी भी बैठे हुए हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बजट से अपने यहाँ बॉन्ड जारी करती है मध्य प्रदेश सरकार बाजार से पैसा जुटाने के लिए जी, वो भी एक तरह कर्ज ही होता है, तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती। ये विपक्ष ये कह रहा है कि जो ये बजट का सत्र बुलाया गया है इसकी अवधि कम है, तो आप लंबे समय से देखते आ रहे हैं, क्या सचमुच में अवधि कम है या फिर ये एक विपक्ष का प्रोपेगेंडा है? देखिए, मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं मैं जी, और ये बात काफी हद तक सही भी है कि बजट सत्र जो है दिन दिन इसकी अवधि घटती जाए। उसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या है जी, कि मैं समझता हूँ कि सरकार में जो बैठे लोग हैं वो या तो विपक्ष को फेस करना नहीं चाहते या उनको सवालों को जवाब देने में कुछ परेशानी, क्योंकि अब अगर देखें तो दिग्विजय सिंह के पहले कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल में देखें जी, तो उस जमाने में 30 बैठकें 35 बैठकें 40 बैठकें तक हुआ करती जी, है ना, विशेष सत्र बुलाए जाते थे अलग मुद्दों को लेकर। तो ये बात तो देखने में बिल्कुल आ रही है और ये तथ्यात्मक बात भी है कि धीरे धीरे सत्र की अवधि घटती जा रही है। इसके लिए दोनों ही जिम्मेदार हैं मेरा मानना है, और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिल बैठ करके तय करना चाहिए कितनी बैठकें होंगी, और विपक्ष को भी जो है जैसे अभी चीज चल रही है जी, तो रचनात्मक बहस करें, वहां पर के इशू उठाए अपने, उनको उस तरह से वहां प्रस्तुत करें, और बहस कराने के लिए सरकार को भी आगे आना चाहिए, सरकार को भी डरना नहीं चाहिए, बड़ा दिल करके उनको करना चाहिए। और भाई देखिए, ऐसा है कि कबीरदास जी ने तो कहा है कि निंदक नियरे राखी आगम कुटी छवा है, तो फिर अब अगर मान लो सरकार ये को मानती है कि भाई कोई अगर विपक्ष मुद्दा उठा रहा है जी, तो वो हमारे पे लाछन लगा रहा है या लगा रहा है, अगर कोई व्यवस्था में गड़बड़ी है, दोष है, और विपक्ष उसको उठा रहा है जी, तो उसको रेक्टिफाई करना चाहिए, उसको दूर करना चाहिए। और ये एक ऐसा मंच है विधानसभा का कि सरकार अगर चाहे इस मंच का सदुपयोग करना चाहे, तो आप ये मान लीजिए नीरज जी, इस मंच का इतना बेहतर उपयोग हो सकता है कि जैसे पूरे मध्य प्रदेश है, पूरे मध्य प्रदेश का जो फीडबैक है वो एक सरकारी तंत्र के आधार पर सरकार के पास आता है, और वही विधायक रहते हैं अलग अलग क्षेत्र के, वो विधायक उस क्षेत्र से आते हैं, उस क्षेत्र की समस्याएं लेकर के आते हैं, वहाँ की जो असली समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है, उनको उठाते हैं, वहाँ सरकारी योजनाओं में जो गड़बड़ी चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, उनको उठाते हैं। तो सरकार को क्या है कि इन सब चीजों को बड़े मतलब सकारात्मक ढंग से लेना चाहिए, और विपक्ष की बात को भी सुन करके और उनको पूरा मौका देना चाहिए। भाई ठीक है, आप कह रहे हो 20 बैठक, हम तो 22 बैठक बनाने तैयार, आप 25 बोल रहे हो, हम 30 बैठक करने वाले, क्या दिक्कत है? तो बड़ा दिन तो करना चाहिए। जैसे कि आज तीसरा दिन है, 2 दिन काफी हंगामेदार रहा, विपक्ष लगातार कई तरह के आरोप लगाए, कोई विपक्ष का आपने देखा जैसे कि नकली वो सांप लेके पहुंच रहे हैं, और कुछ किसानों का वो बाली वाली भी लेके जा रहे हैं, बड़ा हंगामेदार रहा कुल मिलाकर। विपक्ष का ये कहना है कि सरकार ये सांप की तरह युवाओं को, किसानों को, अन्य जो वर्ग है सभी को डस रही है, इस तरह का विपक्ष कह रहा है। आप जी, उसका भी एक बड़ा मतलब मैं आपको रोचक प्रसंग के जरिए बता देता हूँ जी। विपक्ष के जो साथी लोग हैं उन लोगों से भी मेरी बात होती रहती है, और सत्ता पक्ष के लोगों से भी बात होती है। विपक्ष का कहना यह है जी कि हम जो मुद्दे उठाते हैं विधानसभा में, जिन बातों को हम मतलब चाहते हैं हाईलाइट हो जाए, वो मीडिया में उतनी हाईलाइट होती नहीं, या सरकार उसको जो है दबा देती है, या सरकार हमारी आवाज को जो है दबा देती है जी, या उसको उभरने नहीं देती। तो इसलिए क्या है कि विपक्ष भी ऐसी चीजें कर रहा है कि जिससे उसको मतलब मीडिया में दिखे, वो मान्यता मिले जी जी। तो ये बेसिकली जो समझ में आ रहा है मुझे कि जो सांप लेके गए काली काला वो, हाँ वो पोटली बात के काला, वो महाचा नकाब भी पहने थे, आज तो काली पोटली सर पे रखे थे जी। ये सब चीजें मुझे लग रहा है कि ये भी कोई किसी मीडिया मैनेजर के मार्गदर्शन में ही शायद हो रहा होगा। अच्छा,
क्योंकि उनको कहीं तवज्जो नहीं मिल रही पक्ष में, हाँ। ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ नया, कुछ अभिनव प्रयोग ये चलता रहता है। सर, ये लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, ये तमाम लोगों की भी नजरें होती हैं और ये एक स्थान है जहां पर बात उठाई जाती है, उसका समाधान होता है। लेकिन लोकतंत्र के उस मंदिर में हम लोग देख रहे हैं कुछ समय से कि हल्ला गुल्ला शोरगुल नाजायज बातें ज्यादा हैं, काम की बातें उठ नहीं पाती हैं, जनता का मुद्दा कुल मिला के उठ नहीं पाता है। ये शोरगुल तमाम तरह की, इसको कैसे देखते हैं? पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था। जनता की शोरगुल तो पहले भी होता था जी, ऐसा नहीं शोरगुल बिल्कुल नहीं होता था जी, लेकिन क्या था कि उसका भी एक मर्यादा थी जी। और मध्य प्रदेश विधानसभा का तो वैसे काफी अच्छा इतिहास रहा है। कुछ अप्रिय प्रसंगों को छोड़ दिया जाए जी, तो मध्य प्रदेश विधानसभा का इतिहास बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है जी। मध्य प्रदेश विधानसभा की जो परंपराएं हैं और जिस तरह का जो मध्य प्रदेश विधानसभा में जिस तरह के कद्दावर स्पीकर हुए हैं, यहाँ पे कद्दावर नेता हुए हैं, और जिस तरह की डिबेट यहाँ होती थी एक समय में जी, वो डिबेट तो अब खैर देखने को नहीं मिलती। लेकिन ये है कि इसके लिए दोनों ही दलों को पहल करनी चाहिए जी। और पहले तो जो फर्स्ट टाइम पहली बार विधायक चुन के आते थे उनके लिए बाकायदा प्रबोधन कार्यक्रम होता था और दल के द्वारा दल अपनी तरफ से भी करते थे, विधानसभा के द्वारा भी किया जाता था जी। तो ये तो आप जो कह रहे हो कि लोकतंत्र का मंदिर है, मंदिर में जो है अब थोड़ी हलचल उस तरह की कम, मतलब बौद्धिक बहस कह लें या वो कम हो गई है और शोरगुल ज्यादा बढ़ गया है। तो ये तो बात सही है। अब बजट की ओर लौट के आएंगे और इसी सवाल के साथ फिर हम लोग फिर विराम भी देंगे। सर, ओवरऑल जैसे हम लोग चर्चा करते थे, किसानों पर, युवाओं को और महिलाओं को, गरीबों पर ध्यान दिया गया है। तो ये बजट में सरकार ये भी कह रही है कि सबसे बड़ा बजट है अब तक का, तो वास्तव में ये फलीभूत हो पाएगा? क्योंकि हमने देखा अभी जो दूसरा दिन था उसमें कई विभागों के अपर सचिव ही लापता थे, बैठे विधानसभा ही नहीं पहुंची। इसको आप कैसे देखते हैं? अब ये तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। देखिए क्या होता है कि बजट जब पेश होता है तो वित्त विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो लोग रहते हैं उसमें, और वही सब तो बेसिकली अगर आप देखें बुनियादी रूप से तो बजट बनाने का पूरा काम जो है वो अफसरशाही करती है और सब उनके मार्गदर्शन में ही बनता है पूरा। सरकार तो अपनी प्राथमिकताएं बता देती है कि हमारी प्रायोरिटी ये है कि इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान रख देना, बाकी जो आप चल रहा है चलते रहना। तो बजट तो हम मतलब वर्षों देख रहा हूँ सर अफसरशाही बनाती है और अफसरों को सब पता भी होता है उसमें। और जैसा आपने कहा कि वो विधानसभा में नहीं थे, हो सकता है कुछ और दूसरा काम उनके पास आ गया उस समय, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मेन बात ये जरूर है कि जब विधानसभा में बजट पेश हो तो सत्ता पक्ष विपक्ष के सभी लोग उपस्थित रहें, उसको ध्यान से सुने और उसकी जो खूबी और खामी है उसको बहुत रचनात्मक तरीके से उसको सदन में उठाएं और जो खूबी है उसकी अगर खुले दिल से प्रशंसा करें और जो खामी है उनको जो है बिंदुवार उसको जो है पॉइंट आउट करें विधानसभा में। जब विभागवार चर्चाएं होंगी इस पर बजट पर भी चर्चा होगी और बजट के बाद विभागवार चर्चाएं भी होंगी, तो उनमें अपनी बात रखें वो। और अगर मैं समझता हूँ कि अच्छे ढंग से अगर कोई तैयारी करके आता है तो सरकार को जो है उसको मानना पड़ता है, और सरकार ने ऐसे कई अवसर आए जब सरकार ने इसको संशोधन भी किया। आखिरी सवाल के साथ बातचीत को हम विराम देंगे। सर, ये जो बजट है पूरा ऑल ओवर देखा, 10 में से आप कितने नंबर देना चाहेंगे? नहीं, मैं नंबर देने वाला कौन होता हूँ? मैं कोई नहीं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, तब आप तरह का नहीं, मैं जो है कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ और एक आम नागरिक होने के नाते मान लीजिए। जैसे देखिए, सबसे अच्छी बात तो अब बजट में एक ही चीज देखी जाती है और एक आम नागरिक के रूप में अगर कहें, जो आपने अभी कहा भी था कि इस बार किसी तरह कोई नया कर नहीं लगा है, तो हम लोग इसी को शुक्रिया अदा करते हैं कि चलो भाई, जहाँ है जितना लग रहा है उतना ही पर्याप्त है, कोई नया टैक्स नहीं लगा या कोई और कोई हमारे ऊपर भार नहीं डाला सरकार ने। इसके लिए सरकार के आभारी हैं अपन, और क्या कर सकते हैं। चलिए, इस खास बातचीत को हम विराम देंगे। सर, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।